से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी में अगर हम बात करें तो ये अपनी जो पुस्तक है वो है क्षितिज भाग 2। इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट जो नेताजी का चश्मा था और चैप्टर नंबर सेकेंड बाल गोविंद भगत, इन दोनों चैप्टरों के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप वो चैप्टर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 जो यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज टाइटल से है और चैप्टर नंबर 4 जो मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी, इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। इन क्वेश्चनों को तैयार किया है शेखावाटी मिशन 100 नाम से जो सेवारत शिक्षकगण हैं, उन्होंने इनको बहुत ही मेहनत और लगन से तैयार किया है ताकि विद्यार्थी जो हैं वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 लखनवी अंदाज। सबसे पहले हम बात करेंगे यशपाल जी के जीवन परिचय की। इनका जन्म सन 1903 ईस्वी को पंजाब की फिरोजपुर जो छावनी है वहाँ पर होता है। इनकी जो प्रारंभिक या शुरुआती शिक्षा है वो कांगड़ा से हुई थी और इन्होंने जो बीए की थी वो नेशनल कॉलेज लाहौर से की थी। भगत सिंह व सुखदेव से लाहौर में इनका परिचय होता है और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण यशपाल को कई बार जेल भी जाना पड़ा था। यशपाल जी का देहांत सन 1976 ईस्वी को होता है। अगर हम इनके काव्य संग्रहों की बात करें, इनकी रचनाओं की बात करें तो इनके सबसे पहले कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, उनके नाम हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वो वादुलिया और फूलों का कुर्ता। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। इनके उपन्यास की बात करें तो झूठा सच जो है वो भारत विभाजन पर आधारित इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जिनसे इनको प्रसिद्धि मिली थी। अब हम इस चैप्टर की बात करें, लखनवी अंदाज जो चैप्टर है इसके अगर विधा की बात करें तो ये व्यंग्य विधा में रचित अध्याय है। इस व्यंग्य लेख में पतनशील सामंती वर्ग की जो बनावटी जीवन शैली है उस पर कटाक्ष किया गया है, प्रहार किया गया है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के प्रमुख क्वेश्चनों की ओर। पहला ही क्वेश्चन है, लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीदकर रेल यात्रा की थी? तो उन्होंने सेकेंड क्लास टिकट खरीदकर रेल की यात्रा की थी। कहानी के लिए क्या आवश्यक होता है? तो जब भी कोई लेखक कहानी लिखता है तो उसमें विचार प्रमुख होते हैं लेखक के, और कहानी की जो घटनाएं हैं वो भी प्रमुख होती हैं, और कहानी के जो पात्र होते हैं, एक्टर होते हैं, वो भी प्रमुख होते हैं। तो सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था? तो आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता है, उन्होंने खीरे काट कर वहाँ पर रखे थे। खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे का बोझ डाल देता है। और नवाब की ये बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया था? तो लेखक को यह बात सुनकर नई कहानी लिखने का विचार तुरंत उनके मन में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, इस कथन का आशय आपको स्पष्ट करना है। तो लखनवी अंदाज व्यंग्य में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब साहब की बनावटी जीवन शैली का चित्रण इस अध्याय में किया है। नवाब साहब ने खीरों को छीलकर और उनके ऊपर नमक मिर्च लगाकर केवल उनको सूंघा और कहा कि इसका स्वाद लाजवाब है। सूंघने से ही उसको स्वाद का पता चल गया और खीरे खाए नहीं बल्कि
ट्रेन की जो खिड़की थी उस खिड़की से उन्होंने उनको नीचे डाल दिया। इस तरह दिखावटी जो रईस बनने का आचरण होने से लेखक ने सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं। लेखक ने क्या सोचकर सेकेंड क्लास का टिकट लिया था? तो जवाब हो जाएगा, लेखक ने भीड़ से बचने के लिए एकांत में नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए और इन सभी विचारों के कारण ही उन्होंने सेकेंड क्लास का टिकट लिया था ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज कहानी हमें क्या इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो ये जो कहानी है इसका संदेश क्या है ये आपको बताना है। तो लखनवी अंदाज जो कहानी है वो हमें यही संदेश देती है कि हमें दिखावटी जीवन शैली से हमेशा दूर रहकर जो वास्तविकता है उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का ही अपनी अपनी जगह काफ़ी महत्व है। जो लोग सनक भरी आदतों से पेट भरने का दिखावा करते हैं वे अवास्तविक होते हैं, चाहे नई कहानी के लेखक की ही बात क्यों न हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कहानी और लखनवी अंदाज में आपको क्या समानता दिखाई देती है? तो यहाँ हम बात करें तो नई कहानी और लखनवी अंदाज दोनों ही सूक्ष्म, काल्पनिक और अशरीरी हैं। दोनों ही वास्तविकता को महत्व न देकर केवल बनावटी जीवन शैली को ही इम्पोर्टेंट मानते हैं, महत्व देते हैं। नवाब साहब जो हैं वो झूठी नवाबी के कारण बिना खीरा खाए अपना पेट भरना चाहते हैं, तो नए कहानीकार जो हैं वो बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचारों के कहानी लिखना चाहते हैं। दोनों ही यथार्थ की उपेक्षा कर परजीवी संस्कृति की आराधना करते हैं। उपेक्षा क्या होता है? निरादर भाव होता है और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उप धन इक्सा। यहाँ हम बात करें तो ये गुण संधि हो जाएगी। संधि से संबंधित टॉपिक भी अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध है। यहाँ पर व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ही सरल उदाहरणों के साथ आपको समझाए गए हैं, आप वहाँ जाकर वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं। मतलब ये एक गद्यांश आपसे पूछा जाएगा और इससे संबंधित प्रश्नों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ हम देखें, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी उनकी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाए। तो ये एक गद्यांश था। इस गद्यांश से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, वैसा ही कोई दूसरा गद्यांश आपको मिलेगा। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, लेखक ने पुरानी आदत के अनुसार क्या तय किया था? तो यहाँ गद्यांश पढ़ोगे तो जवाब मिल जाएगा, लेखक नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की पुरानी आदत क्या है? तो खाली बैठे रहना, कल्पना करते रहना, ये सभी लेखक की पुरानी आदतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेदपोश ने खीरे क्यों खरीदे होंगे? तो अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए सफ़ेदपोश जो व्यक्ति था उसने खीरे खरीदे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर का कोई सफ़ेद पोशाक पहने हुए उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। पंक्ति में कोई जो शब्द है
यहाँ पर कोई जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। तो वाक्य में जो कोई शब्द आया है ये लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर दूसरा गद्यांश पूछा गया है। पठित गद्यांश पर आधारित नीचे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उनके जवाब आपको इस गद्यांश से देने हैं। एक दो बार आप उस गद्यांश को पढ़ें, समझें और फिर उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो देखें। यहाँ आप देख सकते हैं ये गद्यांश पूरा हो चुका है और इस गद्यांश से संबंधित पहला ही क्वेश्चन है, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से क्या देखा? तो नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से मसाले के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों को देखा था। नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर क्यों छोड़ दिया? नवाब साहब ने वासना से रसास्वादन करके फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, क्योंकि सूंघने मात्र से ही उनको उन खीरे के खाने की तृप्ति मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने उनको खिड़की से बाहर डाल दिया। नवाब साहब की पलकें क्यों मुड़ गई? फाँक को होठों तक ले जाने व सूंघने से स्वाद का जो आनंद आया, उस आनंद के कारण उनकी जो पलकें हैं वो मुड़ गई, मतलब आँखें दोनों स्वाद के कारण बंद हो गई। नवाब साहब ने खीरे की फाँकों को खिड़की से फेंकना और तौलिए से हाथ मुँह पोंछना किस भाव को प्रकट करता है? तो नवाब साहब ने दर्शाया है कि जो उच्च कुलीन और ख़ानदानी रईस होते हैं उनके ऐसे ही खाने पीने के अंदाज होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो मन्नू भंडारी द्वारा रचित है उसके क्वेश्चन आंसरों की ओर। सबसे पहले हम मन्नू भंडारी के जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। इनका जन्म सन 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है उसके भानपुरा इलाके में हुआ है। इंटर तक इन्होंने शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की थी? तो वो राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में रहकर ये शिक्षा प्राप्त की थी। स्वातंत्र्योत्तर कहानी की प्रमुख कहानीकार इनको माना जाता है। अगर इनके कहानी संग्रहों की बात करें तो उनके नाम हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ये मन्नू भंडारी के कुछ कहानी संग्रह हैं। उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी, महाभोज, ये दो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आत्मकथ्य की बात करें तो एक कहानी यह भी जो है यह एक आत्मकथ्य है। इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है, लेखिका के पिता ने रसोई को क्या कहकर संबोधित किया है? अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आपने देखा होगा बटियार खाना। बटियार खाना नाम वहाँ पर आया था तो वही रसोई घर था। तो लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहा है। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ कौन कौन से खेल खेले थे? तो बचपन में उन्होंने अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा खेला था। लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया? तो यहाँ आप चार ऑप्शनों के आधार पर देखोगे तो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने मन्नू भंडारी को साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? एक कहानी यह भी है, पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है, इसीलिए लेखिका के पिता ने अपनी बेटियों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि कि वो अपनी बेटियों को जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा करते हुए उसे बटियार खाना कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी के पिताजी के स्वभाव की क्या विशेषताएं आपको इस अध्याय में नजर आई? तो इसका जवाब हो जाएगा, मन्नू भंडारी के पिता अत्यंत ही कोमल, संवेदनशील और प्रखर समाज सुधारक होने के साथ ही शक्की स्वभाव के व्यक्ति माने जाते थे। वो हमेशा शक करते थे। वे अंतर्विरोधों के बीच जीने के कारण अस्थिर चित्त व्यक्ति होने के साथ ही बेहद क्रोधी और अहमवादी व्यक्ति माने जाते हैं। तो ये मन्नू भंडारी के पिता की प्रमुख विशेषताएं हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है, पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती है। एक कहानी यह भी है, पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो लेखिका के 1 दर्जन प्रारंभिक कहानियों के पात्र जो हैं वो अजमेर के ही उसी मोहल्ले के जहाँ पर लेखिका रहती थी, जिनके बीच उसका बचपन और किशोरावस्था बीती थी। लेखिका को उनकी जीवन शैली, भाव भंगिमाएँ, भाषा आदि याद रही हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा? तो यहाँ जवाब हो जाएगा, मन्नू भंडारी की माँ अपने पति की आज्ञाओं का पालन करती हुई और अपनी संतानों की इच्छाओं को हमेशा पूरा करती थी। वो सिर्फ पत्नी और एक माँ ही बनकर रह गई थी। उसकी स्वयं की पहचान जो है वो पूरी तरीके से लगभग समाप्त हो गई थी और एक मशीन की तरह से ही वो सभी के कार्य करते हुए अपना जीवन गुजार रही थी। माँ का स्वयं का व्यक्तित्व परिवार में नगण्य और महत्वहीन हो चुका था। इसी कारण मन्नू ने अपनी अनपढ़ माँ को व्यक्तित्वहीन कहा है। इसीलिए अपनी संतानों के लिए वो आदर्श नहीं बन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका मन्नू भंडारी के खंडित आत्मविश्वास को उनकी अध्यापिका द्वारा किस प्रकार उभारा गया, वो आपको स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, लेखिका मन्नू भंडारी जो हैं वो बचपन से ही हीन भावनाओं से ग्रसित रही थी। जब वे कॉलेज के प्रथम वर्ष में आई, मतलब फर्स्ट ईयर में आई, तब उनका जीवन हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय होता है। मन्नू को शीला अग्रवाल ने प्रसिद्ध लेखकों की विचारात्मक किताबें पढ़ने की सलाह दी। वे उन्हें चुन चुन कर किताबें पढ़ने को देती थी और बाद में उन पर लंबी बहस भी वो लेखिका से किया करती थी। उन्होंने ही मन्नू भंडारी के भीतर छिपी असाधारण क्षमता से मन्नू का जो परिचय है वो करवाया था। उन्हीं के मार्गदर्शन में लेखिका ने हड़ताल, जुलूस, प्रभात फेरियां व भाषणबाजी की शुरुआत की थी। अध्यापिका के प्रोत्साहन ने ही लेखिका के साहित्यिक संस्पर एवं कार्य क्षेत्र की नई दिशा उनको प्रदान की थी। साहित्य की ओर उनको अग्रसर किया और कार्य क्षेत्र में उनकी पहचान दिलाई। नेक्स्ट है, पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये आपके अध्याय से संबंधित एक गद्यांश है और इस गद्यांश से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। इस गद्यांश से संबंधित पहला क्वेश्चन है, लेखिका अपनी उपलब्धि पर भी भरोसा क्यों नहीं कर पाती? तो इसका जवाब हो जाएगा, पर्त के नीचे दबी हीन भावना के कारण वो अपनी उपलब्धि पर भरोसा नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी गद्यांश से संबंधित है, लेखिका को अपनी हर उपलब्धि क्या लगती थी? तो लेखिका को अपनी हर उपलब्धि एक तुक्का ही लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका पिताजी के शक्की स्वभाव पर क्या प्रतिक्रिया देती थी? तो लेखिका जो है वो पिताजी के शक्की स्वभाव पर कभी कभी भन्ना जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के पिताजी का स्वभाव शक्की क्यों हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा, बहुत से अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा जो थी उसी के कारण उनका स्वभाव शक्की हो गया था। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।